हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ क्लास साहब, मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। आमिर साहब, जो बड़ी खबर अब डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टोरी है, वो तो ये है कि पीछे के हाँ जहांगीर तरीन साहब जो हैं इस वक्त वो लीड ले रहे हैं, और अच्छी खासी बड़ी लीड है। जो अभी एक कंजर्वेटिव, उसका मेरा ख्याल है अगर हम एस्टिमेट करें तकरीबन 35 से 40 हज़ार का एक उसमें डिफरेंस आ रहा है। एक तो उस पर हम अभी बात करेंगे फौरी तौर पर, और दूसरी जो खबर हम करेंगे जो आज कराची में बिस्मा का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। ज़िंदगी मौत वो ठीक है खुदा के हाथ में, लेकिन बाज़ दफ़ा जिस तरह के फैक्टर्स ये बनते हैं और प्रोटोकॉल जिसका मुजाहरा किया गया, और हमें बताते रहे हैं कि जनाब कि जब डेमोक्रेट आएंगे तो ये आके लाएंगे वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। उस पर जितना पाकिस्तान में आज आज उस पर गुफ्तगू हुई है, उस पर शोर मचा है, मेरा ख्याल बड़ा वैलिड उस पर आज सिविल सोसाइटी ने भी रिएक्ट किया है, मीडिया ने भी किया है, उस पर सियासतदान भी सामने आ रहे हैं। उस पर बात करेंगे कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्या सिर्फ बिलावल भुट्टो की जो ज़िंदगी है वो अहम है, या एक आम जो आदमी जो है उसके बच्चों की भी ज़िंदगी कुछ अहम हो सकती है। ये दो तो बड़े टॉपिक्स हैं और बड़ा इसके साथ अच्छा हैवी पैनल है। हम दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक मैं थोड़ी सी उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, रात हमने ये प्रोग्राम किया था इस पर राशिद रहमान पे, जो मुल्तान के ये ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे और उन बेचारों को कत्ल किया गया था इस साल, और उनकी सिस्टर जो लुबना नदीम ने एक लेटर लिखा था उन्होंने सेनेट चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब को। उस पर जो अब हमने रात प्रोग्राम किया तो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा उसका नोटिस लिया है, उस पर आप कह सकते हैं एक्शन लिया। एक्शन इस सेंस में कि वो पहले ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे। उनके अगेन एक स्टाफ ऑफिसर हैं, उनका नाम है हाजी नवाज साहब। आज उन्होंने रब्ता किया मुझसे, उन्होंने बाकायदा बताया है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रोग्राम को उसको मॉनिटरिंग के बाद देखने के बाद क्या क्या हिदायत उन्होंने CPO मुल्तान को जारी की हैं, उनके रिपोर्ट हमें भिजवाई है CPO की। ये भी बताया है कि 10 के करीब ऑलरेडी जो उन सिक्योरिटी स्टाफ जो है मिला हुआ है फैमिली को, और वो राब्ते में है। कोई उनको शिकायत हो, कोई कंप्लेंट हो, उस पर भी अगर एक्शन लिया जाएगा। सो एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम के बाद राशिद रहमान जैसा एक बड़ा नाम कि जिसने ये काज के लिए उसने अपनी उनकी जान गई थी, उनके लिए शहबाज शरीफ साहब ने ये खसूसी तौर पर इस शो के बाद उन्होंने इंश्योर कराया है। उस फैमिली को भी कहा गया है कि कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई इश्यूज़ हैं, आप हमारे साथ राब्ते में रहें, आप हमें बताएं। मेरा ख्याल एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि चलें कि इस प्रोग्राम के इसकी आप कैसे निस्बत से हाजी नवाज साहब ने बड़ी डिटेल से आज मुझे, जो उनके स्टाफ ऑफिसर हैं जो लॉ वगैरह को डील करते हैं, उन्होंने मुझे उन्होंने दिए, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि उनका शहबाज शरीफ साहब का ये भी हुक्म था कि प्रोग्राम जो लोग करते हैं तो उस प्रोग्राम को बाकायदा फीडबैक दें कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं इनके राशिद रहमान की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एटलीस्ट जो कुछ उन्होंने बताया है उससे तो वो आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री एक रिपोर्ट मिलती है। एंड वी होप कि बाकी जो क्रिमिनल्स हैं, जो भागे हुए लोग हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे अभी देर का शिकार है, उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाएगा। खैर ये मैंने कहा कि एक फीडबैक है। शुक्रिया अदा कर दूं क्योंकि ये बहुत अहम है कि वो लोग जो कि हमारे मुआशरे में स्टैंड लेते हैं और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, उनको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो लोगों को इनकरेज करने के लिए लोग आगे करें। और उन लोगों को जो कि इस तरह के दहशत गर्द हैं उनको डिटर करने के लिए, दबाने के लिए भी बड़ा, ये बयानिए को तब्दील करने के लिए बहुत अहम था, बड़ा ज़रूरी था। खैर हमने कहा कि हम उस पर कर लें। अब आते हैं ज़रा इस पर हम बात करते हैं लोधरा में जो एक डेवलपिंग स्टोरी है, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे इसाक हक़वानी भी होंगे, और साथ में उसमें बुखारी साहबा भी होंगी जो ये नवाज लीग के लीडर हैं, और इसाक हक़वानी साहब तहरीक इंसाफ के। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ एक रिव्यू चाहता हूँ, और एक साथ में थोड़ा सा अपना मैं वो भी देता जाऊँ, एडमिशन भी देता जाऊँ कि मेरे एक दोस्त है वहाँ पे, उसके एक्सप्रेस मुल्तान के एक्सप्रेस, ये TV भी है, न्यूज़पेपर भी, इसके ब्यूरो चीफ है मुल्तान और रहीम यार खान सऊद को देखते हैं, उनका नाम है शकील अंजुम। उन्होंने कल मुझे 24 घंटे पहले मुझे कह दिया था कि जहांगीर तरीन जो है जीत रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे रात कि आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में जिक्र कर सकते हैं। मैं डर गया और मैंने शकील अंजुम को क्रेडिट नहीं दिया, शायद जो मेरा ख्याल है मुझे जिक्र कर देना चाहिए था, क्योंकि जो साउथ में रिपोर्टर्स बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन इस पोजीशन में है जीतने की या नहीं जीतने। हम तो उससे ग्राउंड रियलिटी से दूर बैठे हैं। सो शकील अंजुम साहब जो है हमारे मुल्तान के उसके एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, उनने खबर जो 24 घंटे पहले दे दी थी। कोई फैक्टर्स भी मुझे बताए थे कि क्यों जीत रहे हैं, वो फैक्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप जरा इस पर एनालिसिस दें, इसके बाद में इसाक हक़वानी और मेरे भी यकीन करें कुछ शकील अंजुम थे जिन्होंने मुझे इस किस्म का बताया था, और मेरा भी कुछ इस तरह की शनीद आ रही थी कि शायद ये PTI वहाँ पे जीत रही है। और उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर, और भी बड़े फैक्टर्स है मेरा ख्याल इसको, एक तो था कि जला रैया का वहाँ MPA की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि रैया
भाइयों का एक बहुत बड़ी पॉकेट है, वो पीपल्स पार्टी के उस पर हमेशा जीतते थे और उनका एक साइजेबल वोट है, तो वो पूरा का पूरा कैंप जो है ना जहांगीर तरीन साहब के आ गया था, अमंग अदर फैक्टर्स ये भी एक फैक्टर था। मगर क्योंकि पीटीआई की पिछले काफी अर्से से इतनी बुरी खबरें करती थी कि जब भी लोग उम्मीद लगाते थे लाहौर का बाई इलेक्शन हुआ, कराची का बाई इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडीज कैंटोनमेंट के, कि वो हार जाते थे आखिर में। तो मैं भी बहुत ज्यादा मोहतात था, आप भी शायद मोहतात थे कि वो देखते हुए, मगर ये डेफिनेटली बहुत बड़ा अपसेट है, बड़े अरसे बाद अपसेट, जेन्युइन अपसेट कहते हैं, तो ये है कि ना सिर्फ कि वो जीत रहे हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा है। और याद रहे कि ये वो हल्का है जहां जहांगीर तरीन साहब तीसरे नंबर पर आए थे, पहले नंबर पे सिद्दीक बलोच साहब थे, दूसरे नंबर पे कांजू साहब थे और तीसरे नंबर पे ये थे। और वो जो दोनों पहले और दूसरे नंबर पे थे वो दोनों इस दफा मिल गए हुए थे। सो इसलिए, और साथ में जाहिर है इनकी तरफ से भी ऑफ कोर्स हम सुनने में आता है कि बेताशा असर को इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से पैसा चला है। मैं एक मिनट जरा इसमें अफगानी साहब का सुन लेते हैं, मैं जरा 2 मिनट दें। मैं समझता हूं कि ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जीतना क्योंकि पीटीआई ने ये इल्जाम लगाया था कि जनाब ये 4 हलके जो है ना ये हमारे खोल लें तो इससे आपको पता चल जाएगा बाकी है। पहले ही जो अलीम खान वाला हल्का जहां 2400 से पीटीआई हारी, वो दोबारा कंटेस्ट हो गया है कि जनाब वो कहते हैं कि यहाँ 3-4 हज़ार वोट चेंज करवाया गया था और वो है, तो अब वो दोबारा एक तो वो वाला भी डाउटफुल हो गया। तीसरा जो अपने रेलवे के वजीर साहब हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उनका भी कोर्ट में भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है, सो वो बाई इलेक्शन भी है। सो ये तीसरा हल्का जीतने से और मार्जिन से जीतने से पीटीआई का वो दोबारा आर्गुमेंट जो है कि जनाब ये मामले में धांधली हुई है, थोड़ा सा जो कि दब गया था, पिस गया था, वो दोबारा आ गया। ये इसाक हकवानी साहब, आज के नतायज आपको कबूल होंगे या आप समझेंगे यहाँ फिर धांधली हुई है, चाहे आप जीती क्यों ना जाएं? जी क्लासर साहब, आपकी बहुत आवाज़ कम आ रही है, मैं उसमें अर्ज कर देता हूँ। मैं आज 2-3 जगहों पे लोगों को कहा यही बात कि ये आप मेहरबानी करके ये तासुर ना दिया जाए कि जी चूंकि अब हमारे हक में रिजल्ट आ गया है तो हम कहें ये तो ठीक था मगर पिछले गलत थे। कल तक हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे कि किसी तरीके से उनका कैंडिडेट जीत जाए, तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए गए जो कि एक ज़ाब्ता इखलाक और कानून के ख़िलाफ़ हैं, वो इस्तेमाल किए गए, तमाम गवर्नमेंट के बरूए कार लाए गए जो उनके पास वापडा के ट्रांसफार्मर, सड़कों पर नई सड़कों के लिए इफ्तिताह, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। किसी को एक यहाँ एमएनए उनके जो पुराने थे, जो अभी आमिर मतीन साहब कह रहे हैं जो थर्ड आए थे, उनको कहा गया कि आपको हम अपना मशीर ख़ास बनाएंगे। वो सारी चीज़ें होती रहीं, सब चीज़ें कवायद का, सब का अपना इलेक्शन के रूल्स का सत्यानाश करते रहे। आज का इलेक्शन का पोलिंग हुई है वो सिर्फ इसलिए सही हुई है क्योंकि फौज के बंदे बाहर भी थे और अंदर डब्बों के साथ भी बैठे रह गए और रिजल्ट भी उनके सामने बना और रिजल्ट को उन्होंने वापस अपना पोलिंग स्टेशनों से लेकर रिटर्निंग अफसर तक वो पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं हुई। हम बाकी चीजों में तमाम प्री पोलिंग में जो कुछ वो कर सकते थे, खकवानी साहब, वो आप सारा जैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत पे जी उसमें मशीनरी भी इन्वॉल्व थी, कुछ 2,500 रुपए का पैकेज भी दिया नवाज शरीफ साहब ने, बकौल आपके दूसरी भी स्टेट वो चीजें हो रही थी। आपके मुखालफिन भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अलीम खान साहब यहाँ से गए थे, साहब अलीम खान साहब को लोधरा में क्यों नहीं जानता, लेकिन वो भी एक खास मकसद के लिए गए थे, अपने साथ बड़ा सारा वो भी कुछ ना कुछ लेके गए थे, कुछ वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, कोई पैसा चला है। कुछ लोग कहते हैं कि लोधरा में इस दफा वहां मोटरसाइकिल बहुत बिके हैं, लोगों के पास बड़ा पैसा आ गया यकदम। तो आपके मुखालफिन भी इस तरह मिलती जुलती कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, ये ठीक है या कोई हमारे जैसे बदख्वाह हैं जैसे आपको जीतता हुआ नहीं देख सकते मेरी तरह? मैं भाई साहब उसकी मैं अर्ज कर देता हूँ सारी बात कि अलीम खान साहब का 122 के इलेक्शन लड़ने के बाद लोगों में एक चाहत है। उन्होंने 2 जगहों पर जलसा लोगों के कहने पे उन्होंने तकरीर की, वो तो मेरे साथ बैठे थे, वो तकरीर करना भी नहीं चाहते थे। जब लोगों ने कहा अलीम खान का ज़रूर कराएं, जहांगीर खान को लोगों ने फ़ोन करके कहा, मैसेज करके कहा, तब उन्होंने कहा भाई मैं एक आपका कह रहे हैं, एक मुझे मुराद सईद का कह रहे हैं। अच्छा, अगर एक मोटरसाइकिल अगर यहाँ बिका हो इन दिनों में
तो जो चोर की सजा वो जनाब मुझे दे दें। एक मोटरसाइकिल आखिर रजिस्ट्री होती है, मोटरसाइकिल आते हैं। एक बात सुन लेना जनाब, आपने एक बात लोगों की है ना, आपकी तरफ से तो इल्जाम नहीं है ना जनाब, मैं लोगों की बात को जवाब दे रहा हूं। अगर कोई मोटरसाइकिल यहां बिका हो तो जो चोर की सजा जनाब वो हमारे दिनों में, आप कितने दिनों का मार्जिन दे रहे हैं लोधरा में? अब रह गया कि जी लोग पैसे देते हैं, पैसे वो अब उसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता है। आप बताएं जनरल इलेक्शन में किसको पैसे दिया जा सकता है इतनी तादाद में कि आज वो 30-35 हजार से वोट से वो हार रहे हैं? कहाँ आपके बड़े बड़े तजियाकारों ने अपने कल के कालमों में लिखा कि 4-5 हजार का फर्क पड़ेगा। हम भी डरे हुए थे अंदर से कि यार शायद चलो 2-3 हजार का फर्क पड़ जाए। 35 हजार प्लस से जहांगीर खान जीत रहे हैं। इंशाल्लाह जब अगली काउंटिंग हो जाएगी ना 210 पोलिंग का मेरे पास रिजल्ट आ गया है, उसके अंदर 98,000 उनको वोट मिला है जनाब। जी अंदाजा करें। हमारे साथ जरा उस्मा बुखारी साहब हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, इनको भी बीच में शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी बुखारी साहब ये बताइए कि ये एक लीड नजर आ रही है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करती हैं कि ये कोई वहां पे मौजूदा लोकल फैक्टर्स थे कि ये वो जो इल्जाम था पीटीआई का कि 4 हल्कों में धांधली वाला वही मामला दोबारा निकल आया, कैसे देखती है इस रिजल्ट को? जी शुक्रिया आमिर साहब। देखिए पहले तो गुजारिश ये है कि खाकवानी साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने कहा कि सत्यानाश सिलेक्शन रूल्स का किया गया। 1-2 गुजारिशात मेरी भी सुन लीजिए। शोएब सिद्दीकी साहब जो आपको याद है मशहूर जमाना 147 से जीते हैं अभी पिछले दिनों एमपीए, आपको मालूम है कि इस दफा वो जहांगीर तरीन साहब के हल्के में पोलिंग एजेंट के तौर पे बैठे हैं, जो पहले ही इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है। एक एमपीए और एमएनए सिटिंग जो है वो पोलिंग एजेंट नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह कि रात को कल 1 बजे के करीब जो थाना दुनियापुर है वहां पर 4 लोगों को 30 लाख रुपए के साथ जो है वो अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और वो जो है वो किसी गांव के अंदर जो है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि थाना दुनियापुर जो है उसमें जो रात को 1 बजे एफआईआर कल दर्ज हुई है, जरा उसके बारे में भी तफसीलात निकाल के देख लें। और दूसरा ये है कि जो देखिए अवाम का फैसला है, हमने उसको हमेशा कबूल किया है, हम तो रोना धोना नहीं मचाते, लेकिन ये कहना कि जो जबान इस्तेमाल की जाती रही, जो इलेक्शन में वो उनका किसान पैकेज ये हो गया वो हो गया, नहीं, जहां पर अवाम के फायदे की बात आती है वहां पर तहरीक इंसाफ सबसे पहले जो है वो अगेंस्ट खड़ी होती है। लेकिन अगर अवाम का फैसला उसके बावजूद ये है तो वो सर आंखों पर है, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसमें पैसों का बहुत अमल दखल था और इसका बहुत लोग जो है पैसों के मामलात में बैठे हुए थे। आपसे उस्मा बुखारी साहब एक छोटा सा सवाल करके, जहांगीर तरीन साहब ने भी हमें जैन के, मैं फिर उनकी तरफ जाता हूं, आपसे पूछ लेता हूं। चले मान लेते हैं कि पैसा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो वहां पे गए थे, नवाज शरीफ साहब गए थे, कुछ दिन पहले गए थे, और 2.5 अरब रुपए का जो उन्होंने पैकेज दिया था उसको आप नहीं समझते वो भी कैश एक तरह का उनके लिए इंसेंटिव था लोधरा के लिए? अगर ये कैश दे रहे थे तो आप लोग भी तो वहीं पे बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, चाहे आप उनको वहां सड़क की शक्ल में दें, स्कूल की शक्ल में दें, या आप उसमें जिस शक्ल में, उसको क्या समझेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने पैकेज दिया था लोधरा में? देखिए वो भी करप्शन थी, वो भी इंसेंटिव था कि नहीं था, आपका ख्याल है? जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं समझती हूँ कि मेरी सियासी तजर्बा है उससे कहीं ज्यादा सीनियर हैं। सो मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहती हूँ कि इलेक्शन की रात को पैसे बांटना और वजीर आजम पाकिस्तान का किसी इलाके के लिए किसी पैकेज के ऐलान करने में रऊफ भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। और क्या नवाज शरीफ साहब ने ये पैकेज जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए कभी नहीं दिया और वो सिर्फ लोधरा के लिए था? तो इसका जवाब है कि नहीं, वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जा चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। अभी खाकवानी साहब ने फरमाया कि हम तो डरे हुए थे, हम कह रहे थे 2-3 हजार की लीड ही मिल जाए। जब हमारी 2-3 हजार की लीड थी 1-2 में, उसमें उन्होंने कहा कि ये हो गया वो हो गया, ये इनकी फतह ही नहीं है, और आज ये खुद 2-3 हजार जो है वोट मांग रहे थे। तो अच्छी बात है, अगर पीटीआई को आज कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। चले, ये बड़ी आपकी स्पोर्ट्समैन पीरियड को दाद देनी चाहिए कि आपने बड़ा दिल दिखाते हुए इन चीजों को तस्लीम किया है। तो मैं जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ हैं। तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वो मेरे ख्याल जहांगीर तरीन साहब की लाइन हमारे साथ थोड़ी सी काट के। जी मैं खाकवानी साहब से पूछा, खाकवानी साहब
वो जहांगीर खान साहब आपसे बात करना चाहते थे, वो लोग आए हुए थे वहां खड़े हुए जी। चले आपसे बात कर लेते, उनसे हमारा ये राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना उनको उस्मा बुखारी साहब ने कम से कम उन्होंने बड़ा दिल दिखाया नवाज लीग ने, वो मान रहे हैं कि ठीक है लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये बड़ा दिल जब आपकी बारी लगती है, जब आप हारते हैं तो लोग कहते हैं आप रोने लग जाते हैं, आप वहां रोला डाल देते हैं, आप नहीं मानते जब तक जीते ना। और खाकवानी साहब मेरा भी सवाल सुन लें, इसके साथ ऐड कर दें, आपके ख्याल में बिगेस्ट फैक्टर आपकी विक्ट्री का क्या रहा है? एक मैंने ब्रेक लेने खाकवानी साहब, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे इसका जवाब लेते हैं, एक ब्रेक के बाद। हाँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं आमिर मतीन साहब हमारे साथ। अभी इसाक खाकवानी साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा से कोई आप सवाल करना चाहें या मैं? जी मैं वही, उस्मा आप हमारे साथ हैं लाइन पे? खाकवानी साहब मेरा ख्याल अभी उस्मा बुखारी साहब मेरा ख्याल लाइन पे हैं हमारे साथ। उस्मा साहब आवाज आ रही है आपको हमारी? जी आ रही है। अच्छा, आपने तो वो बड़ा दिल दिखा, लेकिन एक सवाल आ रहा है मुझे ट्विटर पे आ रहा है। अच्छा, मैं आप पे आता हूँ, जरा जहांगीर तरीन साहब से मैं जरा एक सवाल कर लूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तरीन साहब सलाम अलैकुम। जहांगीर तरीन साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको पहले मुबारकबाद दी जाए और ये पूछा जाए कि इलेक्शन आज के फेयर थे या अदरवाइज थे सर? कोई आज कोई इलेक्शन पे एतराज तो नहीं है सर? जब मैं हल्के में घूम रहा था जी, मैं लोगों को यही कह रहा था कि आज का दिन पोलिंग कोई रिगिंग नहीं है, फौज ने बहुत अच्छा कंट्रोल संभाला हुआ है और बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई। अच्छा, एक इल्जाम लग रहा है सर, हमने खाकवानी साहब से भी पूछा, अब आपसे बरह रास्त पूछ रहे हैं। लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं जो आपके मुखालफीन है कि पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया, बल्कि अभी उसमें बुखारी साहब में बता रही थी कि थाना दुनियापुर में कोई 2-4 पार्टीज पकड़ी गई, 3-4 लाख रुपए का 30 लाख जी सॉरी 30 लाख रुपए कैश को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये बातें ठीक है कि कुछ आपकी तरफ से कोई पैसे का इस्तेमाल हुआ है? और नहीं भाई, खुदा का खौफ करें, हम लोग ना पहले पैसे की सियासत की है ना अब करता हूँ मैं। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये मेरे पे बहुत सारे और इल्जाम भी लगाते रहे हैं जो सब झूठे हैं। आप बात सुने, आप पैसे की बात करते हैं ना, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जो रियासती पैसे, स्टेट के पैसे खर्च हुए हैं, जो 2.5 अरब रुपए का पैकेज था, जो 250-300 ट्रांसफार्मर इनके चेंज हुए हैं, जो 200 किलोमीटर की सड़कें शुरू की हुई हैं, मैं इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास कि स्टेट ने कम से कम 5 से 10 अरब रुपए लगाए इस इलेक्शन के ऊपर। मैं तो खुश हूँ कि लोधरा की आवाम को मिल गया 80 करोड़ रुपए का इन्होंने फार्मर एग्रीकल्चर पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ पे सिर्फ जमीन इलेक्शन की वजह से। तो आपके पास कमाल किया इन्होंने इतनी ज्यादा पैसा और ताकत इस्तेमाल की है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ खुद इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली सिलेक्शन में। उन्होंने सारी पंजाब की होम सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोग यहाँ पे आके बैठे रह गए हैं और उन्होंने लोगों को थ्रेटन किया है, कोई लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं। इन्होंने इतनी कोशिश की है कि इससे ज्यादा इनकी हिम्मत इनकी कर नहीं सकते। आप मेरे पैसे की बात कर रहे हैं यार कभी? जी जहांगीर तरीन साहब, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। पहले तो आपको मुबारक हो कि आप इतनी लीड से वहां पे जीत रहे हैं। दूसरा मैं सोच रहा था कि इस पे क्या सबक सीखना चाहिए पीटीआई को। एक तो ये सोचा जा रहा था कि शायद पीटीआई को अपनी ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाने की जरूरत है और रीथिंक करनी है अपनी पॉलिसीज। तो इस जीत के बाद क्या हम दोबारा धांधली वाली उस पर चले जाएंगे कि जनाब हमारे साथ धोखा हुआ है और वो प्रोसेस रीथिंकिंग का रुक जाएगा? नहीं देखें, कोई इसमें जो बुनियादी बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है वो लोगों की दिल की धड़कन बन चुकी है। सिर्फ जो चीज चाहिए ये कि आप उसको समेटें, आप लोगों को क्रेडिबल कैंडिडेट दें, जो लोग समझेंगे जी हाँ ये हो सकता है। ये कामयाबी से हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली ला सकते हैं। मैसेज, बेसिक बुनियादी मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और जो सबसे बड़ा फेलियर है वो है नून की पॉलिसीज का। लोगों ने नून को मुस्तरद कर दिया बिल्कुल। अच्छा, आपने खान साहब अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया है नतरीन साहब, आपने अभी गुफ्तगू में कहा है कि अगर तरीके इंसाफ क्रेडिबल कैंडिडेट थे आपकी तरह, सपोजली जैसे आप अपने आप को कह रहे हैं कि क्रेडिबल आप एक कैंडिडेट थे, लोग वोट दे रहे हैं, तो आपकी तरीके इंसाफ जीत सकते। तो आप कह रहे हैं कि अलीम खान वहां पे क्रेडिबल नहीं थे लाहौर में, लिहाजा हार गए, या जहां पे आपके उम्मीदवार हारे हैं बाई इलेक्शंस में तो क्रेडिबल नहीं थे? अलीम खान यार 2,500 से हराया गया है, वोटर लिस्टों की अभी पिटीशन आई हुई है। नहीं, आप 40,000 से जीत रहे हैं ना। अगर 35-40 से तो अलीम खान कम से कम अगर क्रेडिबल आपकी तरह होते तो वो भी जीतते शायद। जी जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, क्रेडिबल का मतलब समझ लें। क्रेडिबल का मतलब ये है कि अवाम समझे कि जी पीटीआई का जो मैसेज है, जो नजरिया है, वो इस आदमी के नजरिए से मिलते हैं और हमारी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। देही हल्कों में कोई और सिचुएशन होती है। लाहौर में इन्होंने जोर भी बहुत लगाया, खैर जोर यहाँ हम तो नहीं लगाया,
मगर बात यह है कि ये अलीम खान ने भी यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, और उनकी असल में अलीम खान को उन्होंने हराया वोटों की लिस्टों के ऊपर गड़बड़ करके, और ये इंशाल्लाह पिटीशन में प्रूव हो जाएगा। मैं तो 122 इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ जी। अलीम खान साहब की मदद ये तरीन साहब, उस्मा बुखारी साहबा हमारे साथ लाइन पे हैं जी। उस्मा बुखारी साहबा, आपने सुना है कि उन्होंने आपके वो 30 लाख का जो आपने इल्जाम लगाया था उसको ना सिर्फ के तरदीद कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए आमिर साहब, मतलब ये तो यहाँ तरदीद करने से तो मसला हल नहीं होगा। अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज है और अगर पुलिस ने 4 बंदे अरेस्ट किए हैं, उसका मुद्दाई कौन है? मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुद्दाई कौन है उसका जिन्होंने 30 लाख रुपए? मैं आ गया हूँ यहाँ लोधरा शहर में, मुझे जाने लोग बहुत बाहर है कार के। चले सर, आपसे बात होगी सर, फिर आपसे तफसील से होगी। चले उस्मा साहब से हम पूछते हैं जरा। जी, वहाँ के लोकल लोग हैं रऊफ साहब, मेरी इतला के मुताबिक वहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने इस बात की शिकायत की थी थाने में कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पर पैसे बांट रहे हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब का बड़ा एहतराम है मुझे, लेकिन गुजारिश ये है कि अभी वो बहुत तब्दीली की और नजरिए की बात कर रहे थे। ये नजरिया कहाँ कहाँ नहीं बिका है। जब तहरीक इंसाफ जब आई स्टेटस को के खिलाफ और एक नया नारा लेके, वो उस नजरिए का हशर क्या हुआ गली मोहल्ले के अंदर भी आपने देखा। और ये जो जहांगीर तरीन साहब के बारे में मैं क्या कहूंगी, जो जस्टिस वजी साहब कह चुके हैं कि इनके ओहदे और इनकी जो है वो पार्टी इलेक्शंस तक में जो करप्शन हुई, उसके ऊपर मेरा ख्याल है मुझे या किसी और को बात करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है वैसे ही सामने है। तस्नीम नूरानी साहब को जो कमीशन बना था इलेक्शन में, उसने कहा आपने टिकटें बेची हैं, टिकटें बेचने की वजह से आप इलेक्शन हारे, और अभी वो कह रहे हैं कि नून लीग को रिजेक्ट कर दिया। तो भाई आपको तो हर जगह पर रिजेक्ट किया आवाम ने। और यहाँ पर मैं समझती हूँ, मेरी जाती राय है, मेरा एक अपना तज्जिया है, मैं उसके मुताबिक समझती हूँ कि जो तरीन साहब ने पैसे का खूबसूरत इस्तेमाल किया कानूनी लड़ाई लड़ने में भी, यानी पहली टर्म मैंने सुनी है खूबसूरत इस्तेमाल, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मैं कर रही हूँ। इस्तेमाल कैसे होता है? ये मेरे लिए नई वैसे टर्म है, प्लीज। जी, वो इस्तेमाल ऐसे होता है जो जहानत के साथ होता है, और उसमें उन्होंने एक तरफ जो कानूनी जंग है जिसमें सदीक बलोच साहब को अदालतों के इर्द गिर्द घुमाए रखा। कभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी वो नहीं लड़ रहे हैं, कभी टैक्स निकल आए हैं, कभी वो साफ हो गए हैं, फिर उनको इजाजत मिल गई है। उनको पहले उस जो है वो उसके अंदर भूल भुलैयों में रखा। उसके बाद जो अलीम खान साहब जैसे जो अच्छे होनहार जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जिनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर। अभी खाकवानी साहब भी कह रहे थे मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं लाहौर में मेरे अपने ऑफिस चैम्बर का पीएन जो है उसके साथ पार्टी उसके साथ फैमिली मेंबर्स हैं और उनको 5-5 हज़ार रुपया मिला, मैं साबित कर सकती हूँ। मतलब ये बात तो बहुत आगे तक जाएगी ना। इस तरह तो बात कीजिएगा जिस तरह आपने सदीक बलोच साहब को जितना मासूम दिखाया है, वो पुराने पॉलिटिशियन है, इतने मासूम भी नहीं है। ये वो जो डिग्री का वो उनकी जो है अभी भी बड़ा डाउटफुल है कि वो जो हमने भी टीवी प्रोग्राम पे देखा था कि वो यही इंसिस्ट किए जा रहे थे कि मैंने एमए जो किया ना वो आर्ट्स में किया है। तो वो पाकिस्तान में ये डिग्रियों का चलता बलता रहता है। मगर मैं थोड़ा सा, मुझे माफ़ कीजिएगा, लग रहा था आप भी जिस तरह ये शोर मचा देते थे पीटीआई वाले कि जब हार जाए तो धांधली हो गई और ये पैसे खर्च दिए, उसी तरह की मुझे लग रहा है आपकी भी कुछ एक्सप्लेनेशन आ रही हैं। ये आमिर साहब आपकी परसेप्शन है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो रात को वाकया हुआ उस वक्त तो इलेक्शन नहीं हुआ था ना, उस वक्त तो इलेक्शन से पहले की बात है। एक वाकया, उनके पास भी 4 वाकया, माफ कीजिएगा, उनके पास भी मैं सिर्फ 2 जुमले वाकया आते हैं। जी, मैं आमिर साहब सिर्फ 2 जुमले कह दूं कि देखिए, ये मैंने नहीं कहा, मैं मतलब किसी के फरिश्ता होने के या उसके डेवल होने का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकती। मैंने तो ये कहा कि उन्होंने जो जहानत के साथ इलेक्शन लड़ा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दूसरी बात यह कि डिग्री की बात आप करते हैं, मुराद सईद साहब जो होनहार तरीन तालिब इल्म रहे हैं इस पाकिस्तान के, जिन्होंने 3 घंटे में 3 पेपर दिए, उनके आज तक जो है वो दबा के मसला जो है वो पेशावर यूनिवर्सिटी में जो है वो फेंक दिया गया। उसके ऊपर वो हमें रोज इखलाकियात का दर्स देते हैं आकर और कानून सिखाते हैं टीवी पे बैठ के भी। उसके ऊपर तो मतलब उसको बात की जानी चाहिए, जो भी 40 डिग्री का हामिल है उस पर बात की जानी चाहिए। मैं फिर उसी पे जाऊंगा। आपने बड़ा खूबसूरत, आज मैं पूरे प्रोग्राम में से मुझे कोई एक खूबसूरत लाइन निकालनी पड़े तो आपका जुमला का खूबसूरत इस्तेमाल पैसे का हुआ है। आपके पास माशाल्लाह 12 करोड़ के सूबे पे हुकूमत है, पिछले 8 सालों से है, आपकी फेडरल हुकूमत है, इतने यहाँ ज़हीन फतीन लोग भरे हुए हैं आपकी पार्टी में, आपको कोई उनके टक्कर का नहीं मिला जो इसी तरीके से सोचता, कोई खूबसूरत इस्तेमाल करता, कोई खूबसूरत स्ट्रेटजी बनाता, वो अदालतों में भी जाता? ये जितनी जो आपने फौज भर्ती की हुई है, ये फौज जफर मौज, तो आपके पास कोई लेवल
लेवल के लोग नहीं थे और सिर्फ जहांगीर तरीन और उनके साथ अलीम खान आए हैं, उन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत को बेवकूफ़ बना दिया है। कुछ उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि पूरा उन्होंने आपको और आपकी पार्टी को, हुकूमत को आउटस्मार्ट कर दिए। बाकी इतने ही इनोसेंट है आपकी हुकूमत, कोई बंदा नहीं था आपके पास जो उनको टक्कर ले सकता और उनकी स्ट्रेटेजी उनके मुंह पे मारता। देखिए, इसमें अब दो चीजों पे मैं बात करना चाहती हूँ क्लासेस साहब। पहली तो गुजारिश ये है कि जिसके हमारे मुल्क में चंद ही बहुत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कमाए हुए पैसों वाले लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो अरबों रुपया जो है वो इलेक्शंस पे लगा सके। हर बंदे के, आम आदमी के बस की बात इतना पैसा लगाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक गवर्नमेंट की बात है, अगर कलासिया साहब गवर्नमेंट चाहती, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप समझिए कि 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस वक्त हमने धांधली करके तरीन साहब को हरा दिया था। अब जब हम सिटिंग गवर्नमेंट में हैं ऑन द फेडरल एंड प्रोविंशियल, उसमें हम जो है हम धांधली करके इनको नहीं हरा सकते थे। गुजारिश ये है कि ये जो इनका एक रोना पिटना था, मुझे अच्छी बात यह है, मुझे खुशी यह है कि काश अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, इनको भी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। लास्ट सवाल, हमने ब्रेक पे जाना है, एक लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल ये उसमें ट्विटर पे आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा लोधरा में गए हैं वजीर आजम साहब, उन्होंने 2,500 रुपए का पैकेज अनाउंस किया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस पर एक सवाल है आपके लिए ट्विटर, वो पूछते हैं कि फिर ये बता दें जहां पे इलेक्शन होता है, जिस उसमें डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए पैकेज होता है, तो बाकी इजला के लिए कोई पैकेज नजर नहीं आता वजीर आजम साहब। और ये इस 2.5 बिलियन का बनेगा क्या? अब हार गए वहां पे, ये लगेगा भी कि नहीं? आपको लाहौर की ब्यूरोक्रेसी रिलीज करेगी पैसे? क्योंकि मेरा ख्याल तो नहीं है कि ये लाहौर का बाबू जो है साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में पैसे देते, उसके हाथ भी कांपते हैं, जेब भी उसकी छोटी हो जाती है। 2,500 रुपए मिलेंगे अब लोधरा वालों को? साहब बिल्कुल मिलेंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी चाहेगी या नहीं चाहेगी, सीएम अगर चाहते हैं, और पीएम साहब ने खुद अनाउंस किया है, इफ लगा दिया आपने सीएम के साथ, और ये लोधरा की आवाम का हक है, ये लोधरा की आवाम का हक है। और जहां तक आपने सवाल की बात की कि बाकी इजला को नहीं मिल रहे, तो मेरी या वो इलेक्शन में अनाउंस होता है, तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने ये सवाल किया है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे निकाल के देख लें, सियालकोट में तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, शेखुपुरा में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, इन तमाम जगहों पर भी जाकर वजीर आजम साहब ने किसान पैकेज दिया है। तो जहां जहां किसान है वहां वहां हम उनको वो देंगे। आज गुजरावाला में सीएम साहब जो है वो जो हमारी मार्केट टू फार्म रोड है उसको आज इफ्तिताह करके आए हैं। सो हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस से वोट लेना है, अगली दफा भी लेंगे। अल्लाह अमीन को हमेशा इखलाकी फतह दे और हम सीटों की फतह। बहुत शुक्रिया आपका उस्मा, आपने हमें ज्वाइन किया। और आमिर मतीन साहब, एक मैंने ब्रेक लेनी है क्योंकि आप कुछ कहना चाहते हैं। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, आपसे भी थोड़ा सा इस पैनल से लेते हैं, एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर मतीन साहब, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर बात करें कि जो आज कराची में हुआ है, ये बिस्मा वाला वो अच्छा खासा एक इशू बन गया। शायद पीपल्स पार्टी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। हमारे साथ फैसल वाडा भी हैं जो इसके तरीके इंसाफ के लीडर हैं कराची में, उनसे मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा आप इस पर एक रिव्यू दें कि ये किस तरह का माइंड सेट है कि एक बच्ची जाती है, उसको वो धक्के दे के निकाला जाता है और बाद में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। और जिस तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो एक तो हमारे दोस्त आज कह रहे थे पीपल्स पार्टी के कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये सिर्फ गरीबों के बच्चे क्यों अस्पताल के बाहर मार जाते हैं, किसी अमीर का बाहर क्यों नहीं मार जाता इलाज ना मिलने की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से? वाई ओनली ये गरीब का बच्चा मरेगा तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा जमहूरियत का, अमीर का नहीं मरेगा तो उस वक्त कोई चेंज नहीं आएगी? सर, ये वाकया तो अफसोसनाक था ही, मगर उस पर इतना ज़्यादा जो रिएक्शन आया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आम आदमी की बेजारगी की कहानी है। हर आदमी को जिसको रोज़ लाइन में लगता है और VIP वाला इधर से आ जाता है, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, सड़क के ऊपर, हर इंसान को हर वक्त जो तकलीफ में रहता है कि एक VIP कल्चर है, ये उसकी अक्कासी करता है, उसकी वजह से इतना रिएक्शन है। उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये हुई है जो आज पीपल्स पार्टी का रवैया था कि सबसे पहले तो निसार खड़ो साहब ने उन्होंने कहा कि जनाब सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो है ना इस मुल्क के लिए भी हमारी एक डायनेस्टी है, बिलावल साहब की सिक्योरिटी उनका बड़ा जोर है कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद नहायत जो काबिल मजम्मत जो था वो नादिया गबोल बीबी हैं, वो आ गई, उनका इतना जारहाना स्टाइल था, वो लग नहीं था कि वो बिस्मा के घर पे गई हैं कि अफसोस करने आई हैं, वो सबको लेक्चर दे रही थी और बाकायदा डांट रही थी और समझा रही थी कि उनके आवाज़ और रवैये में लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई अफसोस है या शर्मिंदगी है कि एक वाकया हुआ है, गरीब आदमी की एक बच्ची मर गई है। बिल्कुल नहीं है। फाइनल जो उसके अंदर जो कील जो आखिरी ठोका वो शैला रजा बीबी ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये इसलिए मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि आप
आपके कैमरों को इजाजत नहीं दी गई होगी, इसलिए आप शोर मचा रहे हैं। अब एक इंतहा है, एक वाकया होता है, बजाय इसके कि एडमिट किया जाए कि जनाब ये बिलावल भुट्टो साहब की ना कानूनी कोई उसमें थी, दूसरा टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर ये जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये भी, और शहबाज शरीफ साहब, तमाम लोग ये जाते क्यों हैं ये स्कूल और कॉलेज में, जबकि बजाय इसके कि पॉलिसीज को ठीक करें, ये वहाँ जाके रोक देते हैं, इक्का दुक्का दिखा के। हेल्थ और एजुकेशन आप और हम जानते हैं इन सब ने आगे से भी बजट कम कर दिए हैं, मगर ये इक्का दुक्का दिखा के प्रेजेंस शो करके बताना चाह रहे होते हैं कि जनाब हमने कर दिया। मुझे इन तमाम रिमार्क्स से, मैं जाता हूँ फैसल वाडा साहब से भी इस पे मैं बात करता हूँ, इन तमाम रिमार्क्स पे जो मुझे मेरा ख्याल है थोड़ा सा कोई गिला बनता है, शिकायत बनती है, वो शैला रज़ा साहबा से बनती है, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे पाकिस्तान में कि खुद इनकी फैमिली जो है इस ट्रेजिडी में से गुजरी हुई है। इनके 2 बच्चे थे, उनकी भी ट्रेजिकली उनकी इसी तरह की जो मुझे बताया गया था वो उनकी डिमेज हुई है, डेथ हुई है। सो बीइंग ए मदर, और मदर भी वो जो खुद इस दर्द से गुजरी हैं, उन्हें कम से कम इस तरह का बयान मेरा ख्याल नहीं देना चाहिए था कि जब वो इस तरह की ट्रेजिडी से खुद गुजरी हुई हैं कि एक बच्चे को लूज करना पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होता है। मैं जरा फैसल वाडा साहब की तरफ जाता हूँ। जी वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका कराची में क्या ऐसी, ये हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा कोई ना कोई नया बम, कोई नई बला, कोई नई मुसीबत, नया इशू, कभी रेंजर्स, कभी लड़ाई, टारगेट किलिंग, करप्शन, टेररिस्ट, कुछ नहीं होता तो बिस्मा जैसे वाक़यात हो जाते हैं। ये क्या, ये कराची को क्या बना दिया गया है, या कराची के साथ क्या हो रहा है, कोई आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे? रऊफ साहब देखिए सर, मसला सारा ये है कि कराची या जितनी भी डेमोक्रेसी या जमहूरियत जब हम कहते हैं तो हम नाम देते हैं उसको बादशाह का। ये भिखारियों की तरह वोट तो मांगते हैं गरीबों से, लेकिन गरीबों के ऊपर आसमान से उतरी मखलूके बन जाते हैं। असेंबली जो है वो कानून से बालातर हो जाती है, चाहे वो रेंजर्स का इशू हो, चाहे आज का हादसा हो। देखिए सिक्योरिटी बिलावल साहब का राइट है, उनकी वालदा की शहादत हुई है, उसमें किसी को इतराज नहीं। कोई SOP होती है, 72 गाड़ियां लेके आप चल रहे हैं पूरे शहर को, आप बता रहे हैं कि हीरो आ गए। आप हीरो नहीं है भाई, आप जीरो हैं, क्योंकि आप कुछ करके नहीं दे रहे सिंध के अंदर। हाँ SOP होती है, इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए आप धरने, प्रोटेस्ट, हर जगह पे उनके लिए आपके पास रास्ते दिए जाते हैं, बताया जाता है, ऑल्टरनेट रूट बनाए थे। यहाँ इशू ये है कि यहाँ आप कौम के ऊपर हावी होकर जमहूरियत के नाम पर जाते हैं, 72 गाड़ी लेकर चारों तरफ बंद होते हैं। मतलब कोई सांस भी नहीं ले सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इस बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, जो दिल फटने वाला हादसा था, वो ये था कि बाप जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के पैदल पहुंच गया अस्पताल की सीढ़ियों पे, उसे रोक दिया गया। और उसके बाद जरदारी साहब ने तो एक अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने एक सेंसिबल बात की। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो वजीर, मुशीर, ये जो टाउट, जो शाह से ज्यादा मुख्तार है, इनके बयानात के बाद इंसान का दिल कलेजा फट जाएगा। एक तो उसका बच्चा चला गया, उसका कलेजा। अच्छा फैसल वाडा साहब, आपने भी बात की कि फिरौनियत आ जाती है लहजे में, इनके लहजे बदल जाते हैं, सख्ती आ जाती है, इस तरह के लफ्ज़ मतलब थ्रेट्स आ जाती हैं। तो इमरान खान साहब पे भी हमने देखा 2-4 दिन पहले ये कैफियत तारी हो गई थी जब वो वहाँ नमल यूनिवर्सिटी में गए हैं सलू बिरादरी के साथ। जिस तरह रौनक से, तकब्बुर से धमकियाँ इमरान खान ने दी हैं, कुछ आपकी पार्टी के अंदर भी तो ये है, अभी तो आप पावर में नहीं है तो आप ये बातें अफोर्ड कर लेते हैं, जब आप पावर में आएंगे माशाल्लाह। तो इमरान खान साहब की तो गुफ्तगू हमने सुनी है नमल में, जो उन्होंने फरमाया कि जनाब के आप ये बेहतर ये अभी दे देंगे, कल को हम टका भी नहीं देंगे, जमीन जबरदस्ती ले लेंगे। तो आप भी तो वहीं खड़े हुए ना सर, ये सिर्फ टाइम की बात है, जब आपको टाइम मिलेगा आप भी वही एक्ट करेंगे। आप पे हम क्यों भरोसा करें भाई? शुड वी बिलीव इन यू? जब आपका लीडर ये कहता है कि जबरदस्ती जमीनें ले लूंगा मैं आपसे। नहीं राउत साहब देखें, अगर कोई सेंसेबल आदमी हो, अगर वो मजाक ना हो, मजाक से हटके कोई भी अपनी फैसली बताएगा, वो तो खान साहब ने बड़े लाइटर नोट पे बात की थी। अच्छा ये लाइटर था किसी की, वो कहते हैं कि वो किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, ये लाइटर था, वो फरमा रहे थे जमीनें ना दी तो हम आपको एक टक्का भी नहीं देंगे। अच्छा ये लाइटर मूड था। पता है कि मैं एडमिट कर लेता हूँ कि अगर कोई गलती हो तो अपनी हो या पार्टी की हो, मैं गलती भी एडमिट कर लेता हूँ, लेकिन ये एक पर्टिकुलर खान साहब, आप मानते हैं कि इमरान खान साहब ने गलत बयान दिया था, गलत थ्रेट किया था, नहीं कहना चाहिए था, आप इसमें मादरत करते हैं उनसे, सलू बिरादरी से? रऊफ साहब अगर ये उन्होंने सीरियस नोट पे कहा होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगता। आप भी नहीं मानते सर अपने लीडर की गलती, पीपल्स पार्टी भी नहीं मानती, जो आप अभी कह रहे थे शाह के ज्यादा वफादार हैं तो नाराज नहीं होगा, वफादारी तो आप भी दिखा रहे हैं कि लाइटर मूड था, आप फिर माने ना। वही वो मुझे पता है कि वो मजाक से हुई ये बात, और उसके बाद जिस आदमी जो ओनर है
उसका भी जवाब तो पीपल्स पार्टी भी इसी तरह की जस्टिफिकेशन देती है जनाब कि ये इस तरह नहीं हुआ, ये वजूहत थी। सारा दिन आज ये वजूहत देते रहे हैं जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइटर टोन में कहा है खान साहब ने। पीपल्स पार्टी भी ऐसे दे रही है वजाते हैं। फैसल, वो मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ, हमारा हम ज्यादा तनकीद करते हैं PMLN पे और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हम समझते हैं वो ज्यादा हुकूमतों में है। पर अल्हम्दुलिल्लाह एक सुबह आपके पास भी है तो हमारी जो वो नजर आता है कि वही प्रोटोकॉल, वही सिक्योरिटी ड्यूटियां आपके यहाँ भी बेताशा नजर आती हैं। तो ये सारा कल्चर कौन चेंज करेगा? वो तो चले पुराने लोग हैं, आप तो नया पाकिस्तान है, आप ही ऐलान कर देंगे हम अपनी पार्टी के अंदर प्रोटोकॉल VIP कल्चर खत्म कर देंगे। नतीज साहब देखें, सिक्योरिटी के ऊपर मेरी आज भी बिलावल साहब के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। सिक्योरिटी के कोई SOPs होते हैं, तरीकेकार होता है। आप चारों चौक बंद करके पूरा शहर बताते नहीं है कि बंद हो गया है, मैं गुजर रहा हूँ, बादशाह सलामत गुजरे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये, ना एम्बुलेंस, ना एक आदमी जो गेट पे अपने बच्चे को लेके पहुंच गया है उसको गेट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। एंट्रेंस पे सीढ़ियों के ऊपर वो खड़ा हुआ है। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ का मुल्क है? जंगल का राज है। इस मुल्क के अंदर शराब के ऊपर 100 मोटो नोटिस हो जाता है, या बच्चे की जान चली गई, वो 100 मोटो नोटिस नहीं है। हम किधर जा रहे हैं? ला कानूनियत है। लोग कलम छोड़ के आप धक्का दे रहे हैं कि वो बंदूकें उठाएं, जब सब कुछ इनजस्टिस होगा। मैं आज उस बच्चे के घर गया हूँ मतीन साहब, मैं आप बिलीव करें, नो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैं उस बच्चे के घर गया, आपकी DA-CNG की आधे हिस्से का उसका घर था, उसमें सीढ़ी लगी थी, उससे ऊपर आपको आधे घर पे चढ़ना पड़ता। पानी पीने का जो था वो बाल्टी के अंदर था। उस हद कोई शर्म होती है, कोई जाके माजरत कर दे, कोई गले से लगा दे, कोई उसको मरहम रखे। आप बयानात दे रहे हैं कि क़यामत ही टूटी, तो क़यामत तो फिर किसी की शहादत। फैसल वाटा साहब, अल्लाह ने रियासत अपने हकूक नहीं पूरे कर पा रही, वो हमें लग रहा है सोशल रियासत नहीं है। अल्लाह ने आपको बड़ा कुछ दिया है, उनके घर गए हैं, मूव हुए हैं, हालत जो बता रहे हैं वेरी टेरिबल। कुछ आप उनको कच्चा पक्का घर नहीं बनवा के दे सकते इसी को? बिल्कुल सर, हमने उनको कानून की मदद, घर की मदद, माली मदद, हर चीज की मदद ऑफर करने के बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि उन्होंने ये बताया कि सारी कौम के जो जितने लीडर है वो भिखारी हैं। वो उनसे ही बड़ा आदमी निकला कि घर भी छोटा, औलाद भी सी गई। उसने कहा मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मुझे 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। वो आज अभी आके बोले हर प्लेटफॉर्म पे जो चीज पे बोलेगा पार्टी की तरफ से नहीं तो पर्सनली खड़ा हूं। चले, उसने तो फैसल, आखिरी इत्तलाएं आ रही थी खबरनामे में कि पुलिस वाले उसके बिस्मा के वालिद को उठा के ले गए हैं, और दूसरा ये आ रहा था कि जो लोग जा रहे थे वो दोबारा प्रोटोकॉल लेके जा रहे थे। उस तरह ही फिर लियारी में भी वो सारा प्रोटोकॉल से सब कुछ रुका हुआ था। तो एक तो उसके वालिद साहब की तरह, दूसरा क्या वहाँ प्रोटोकॉल का मंजर क्या था? देखिए मतीन साहब, वहाँ हुआ ये है कि उनके रिश्तेदार ने मुझे कहा कि जी हमें अंडर प्रेशर है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हमें इंसाफ भी मिलेगा, इसलिए हम अल्लाह पे छोड़ें, आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ रोज 24 घंटे जिंदगी। उसके वालिद साहब की तरह बिस्मा के आखिरी तलाशी के थाने वाले उठा के ले गए उसको। सर मुझे तो ये इसकी इतना आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे नाना, बाप, दादा, खानदान जिसकी FIR कटानी है, कोर्ट में जाना है, माली मदद चाहिए, रोडों पे चाहिए, हम हाजिर हैं। पर्सनल कैपेसिटी से पार्टी कैपेसिटी तक मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। और वो आदमी बड़ा आदमी है जिसने सबके ऊपर तमाचा मारा है कि सब गरीब है। और मैं जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टरों की, मशहूरों की, वजीरों की बड़ी मदद की पाकिस्तान की जेब से। इस गरीब की भी कोई मरहम रख दे, कोई दुआ ले ले, वरना अर्श और जमीन दोनों फट जाएगा। ये बहुत शुक्रिया आपका वाटा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर मतीन साहब, लास्ट मिनट आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए। वो मैं उनसे चाह रहा था कोई कमिटमेंट कर देंगे, वाकई उनको तो हम ज़्यादा तनकीद करते हैं, पुराना है। कम से कम PTI वाले ही अनाउंस कर देंगे जनाब, हम फॉर एग्जांपल MNA जो है वो ही बगैर उसके प्रोटोकॉल, बगैर गार्ड्स के अपने आ जाया करेंगे। केजरीवाल ने हमें दिल्ली में देखे ना, उसने साइकिल चलानी शुरू कर दी है। तो ये कोई ना किसी को कोई नए रसूमात, जिस तरह आप कह रहे सुन रहे थे, कायरा साहब कह रहे थे बरतानिया से हम क्यों मुकाबला करते हैं, उन्होंने बड़ा, तो वो तो 1000 साल का मॉडल दे रहे थे कि कोई 10-20 साल में नहीं, वो तो 1000 साल में वो कह रहे हैं हमें पावर दें तो हम ठीक करेंगे। वो तो कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है। तो किसी ना किसी को तो इब्तिदा करनी है कहीं ना कहीं से। आमिर साहब, बात ये, मेरा ये ख्याल है लोग ये कानून पे अमल दरामद के लिए तैयार हैं। 2 मिसालें देता हूँ मैं आपको। अगर अक्रॉस द बोर्ड करें लोगों को, ये यकीन उस सब पे होगा। एक मोटरवे है सर, आप तोप हैं, गन है, बम है, जो भी चीज़ है, मोटरवे पे अगर आपने कोई खिलाफ वर्जी की है वो आपका चलान करेंगे, आपको आके सलूट भी मारेंगे, चलान भी करेंगे। इस्लामाबाद की हद तक मैं देख रहा हूँ सर,
यहाँ पे भी यही हो रहा है, बेल्ट आपने नहीं पहनी हुई, टेलीफोन सुन रहे हैं या कुछ और आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यहाँ भी पुलिस नहीं छोड़ते, चलान आपका करती। अच्छी चीज़ है, मैंने भी कई करवाए हैं अपनी गलतियों की वजह से, मैं मानता हूँ, और कभी मैंने बहस भी नहीं किया आगे से। इवन मेरी गलती ना भी हो, मैं बहस नहीं करता कि पुलिस वाले का एतमाद उसका जो है ना वो खराब नहीं करना चाहिए। ये आप अक्रॉस द बोर्ड ले जाएं, जो अब आज बात कह रहा साहब कह रहे थे कि नहीं जनाब कि इसके लिए हजारों साल चाहिए, कोई हजारों साल नहीं चाहिए। मोटरवे आपका है ना, इसमें हजारों साल लगे हैं, इस्लामाबाद में हजारों साल लगे हैं। अक्रॉस द बोर्ड मुझे ये पता हो कि सदर पे आएगा, वजीर आजम सब पे आएगा, ये अक्रॉस द बोर्ड सारी ये मुल्क विद इन डेज ठीक हो सकता है, इसके लिए सालों की जरूरत नहीं है। लास्ट मैं कहूँगा, कायरा साहब ये कह रहे थे कि जनाब ये पीपल्स पार्टी की क्यादत को ज्यादा खतरा है। मैं समझता हूँ किसी भी क्यादत को आम आदमी से ज्यादा खतरा नहीं है। आम आदमी के 60,000 बंदा मर गया और उसका तो कोई वाली वारिस नहीं है। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कोई मेंबर नहीं है जिसके साथ सिक्योरिटी लेके ना चलता हो, तो आम आदमी के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस्लामाबाद की 40% पुलिस सिक्योरिटी पे है, यही लाहौर कराची, इसीलिए हमारे अंदर सिक्योरिटी का इशू है। जी नाजरीन, आपने आमिर मतीन साहब की बातें सुनी। जब तक खुद थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम लोग आके असल्ट नहीं करेंगे, और मुझे खुशी हुई है सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया है, मीडिया ने किया है, सियासतदानों ने बड़ी हद तक आज इस पर रिएक्ट किया बिस्मा के इशू पे। इमन आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है कुछ रीजनेबल बातें की हैं। अगर इसी तरह का दबाव जारी रहे तो शायद ये वीआईपी कल्चर सिक्योरिटी जार जो हैं इनको काबू में लाया जा सकता है। मुझे और आमिर मतीन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।